सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम कोरोना के संदर्भ में बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे कि कोरोना के संदर्भ में तीसरी लहर ने दुनिया और देश में दस्तक दी। तकरीबन 2 महीने पहले तीसरी लहर के तहत जबरदस्त तरीके से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। पिछले कुछ समय से केसेस की संख्या ढलान पर है, पर पहली और दूसरी लहर में जिस तरीके से मौतों का मंजर देश ने और दुनिया ने देखा था, तीसरी लहर में वैसा कुछ दिखा नहीं। लोग बीमार पड़े, लेकिन वो सामान्य तौर पर सर्दी, जुकाम और हल्के बुखार तक ही सीमित रहा। अस्पतालों में के बाहर ना कोई भीड़ दिखी, ना ही ऑक्सीजन के लिए कोई महामारी के दौर में मारामारी दिखी। अब जब 40-50 हजार केस प्रतिदिन देश में आ रहे हैं, तब भी वातावरण ऐसा बन गया है कि मानो कोरोना खत्म हो गया है। वातावरण खत्म होने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम स्कूल, कॉलेज तकरीबन 2 साल बाद पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। परिवहन के तमाम साधनों के संदर्भ में भी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संदर्भ में अभी चीजें सामान्य नहीं हुई हैं, पर इसके इतर बाकी सारी चीजों के संदर्भ में हम देखें तो घटनाक्रम एक सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। तमाम प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के अभियान भी जारी हैं, लेकिन इन सबसे परे आम आदमी की बातचीत के केंद्र में कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है। लोग एक सामान्य जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह है रही भारत के संदर्भ में बात। जहां तक दुनिया के संदर्भ में अगर बात करने का जिक्र करें तो यूरोप के संदर्भ में ये दावा वहां के WHO के यूरोप कार्यालय के डॉक्टर हंस क्लाउज ने किया है कि यूरोप निर्णायक जंग जीतने जा रहा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कोरोना का समापन का समय आ गया है, जिसने हमारे जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस 2 साल के लिए कर दिया था। क्या वह एक दुखद अध्याय के तौर पर हमारे जीवन से समाप्त होने जा रहा है? जानने में दिलचस्पी यह भी है कि आने वाले समय में क्या कोरोना किसी भी रूप में हमारे बीच में रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे तमाम सवाल जो आपके जहन में है, मेरे जहन में, इसी पर आज बात करेंगे। चिकित्सा जगत से जुड़े हुए 4 जाने माने नाम हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र छांदोग्योपनिषद से लिया हुआ है। उसमें कहा गया, आशा वाव स्मराद भूया, अर्थात आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है। तो ये उपनिषद में जो बात कही गई थी उसका आशय यह है कि अतीत में कितना कुछ खराब कोरोना के दौर में हुआ, उसके स्थान पर भविष्य के संदर्भ में सुखद संभावनाओं की हम आशा रखें, यह हमारे जीवन के लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। तो इसी बात को अपने ध्यान में रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली, साथ में हैं डॉक्टर राजीव सूद, पूर्व डीन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, वह भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना, डायरेक्टर हेल्थ सिटी हॉस्पिटल लखनऊ, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर कृष्णा सिंह, चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल के मैनेजिंग डायरेक्टर, वह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर MC मिश्रा साहब से करता हूं। मिश्रा साहब हमारे साथ तब जुड़े थे सबसे पहले जब कोरोना ने दस्तक ही दी थी। कोरोना भी जिंदगी में बना रहा और मिश्रा साहब भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे। तो मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, कहां पहुंच रहे हैं हम? आपकी जिंदगी में कुछ सामान्य हुई या अभी भी आपने अपने आप को उतने ही प्रतिबंधों में घेरा हुआ है? थोड़ा आपसे ही अनुभव साझा हो। नहीं, डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए जी। और आज कम से कम आप मुस्कुरा रहे हैं जी। सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट है, पॉजिटिव मुस्कुराहट है। और उसका बड़ा कारण है जिस प्रकार तीसरी लहर आई और जिस प्रकार से वो जाने की अवस्था में हम सब देख रहे हैं जी। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा, जैसे मेरे एक भांजे का विवाह है अगले सोमवार को जी। लेकिन हम नहीं जा रहे हैं उसमें अभी भी। और हॉस्पिटल में भी अभी हम मास्क बराबर लगा के रखते हैं अभी भी। केवल और OT में तो जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लेते ही हैं, वैसे भी लेते हैं और अभी भी ले रहे हैं। तो ये सुखद अनुभूति हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जो भी तीसरी लहर आई वो उसने बहुत नुकसान नहीं किया और उस नुकसान किए बगैर वो ढलान पे है। ये बहुत हम लोगों के लिए अच्छी समाचार है, अच्छा समाचार है। जैसे आप देखें 550 जो हमारे जिले हैं जी। उनमें पॉजिटिविटी रेट
5% से कम है। अमूमन वो 0.5 और 1 दशमलव कुछ के बीच में है, कुछ जगहों पे थोड़ा सा अधिक है। 5 से 10% पॉजिटिविटी रेट करीब 40 डिस्ट्रिक्ट्स में है और 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको देखा गया है कि ये 10 से ऊपर है अभी भी। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि वायरस कहीं जा नहीं रहा है, वायरस हमारे बीच रहेगा हमेशा के लिए। हमें इसके साथ जीना जैसे हमने सीख लिया 2 वर्षों में, वैसे ही करना पड़ेगा। और बचाव के उपाय, जैसे हमने आपके पहले भी चर्चाओं में इस बात को कहा है कि बचाव के उपाय अब हम लोगों को एक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाना चाहिए। और उसमें मास्क एक बहुत बड़ा उपयोगी साबित हुआ है इस महामारी में, उसका प्रयोग होते रहना चाहिए। वैक्सीनेशन ने भी हमको कहीं ना कहीं इसमें अच्छा नतीजे दिए हैं और आज हम लोग 172 करोड़ से अधिक डोजेस पे पहुंच गए हैं भारत में। और अब सुनने में ये भी आ रहा है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि मॉडर्ना और फाइजर का बड़ा नाम था शुरू में, लेकिन हमारे जो टीके हैं वो भी कमजोर नहीं पड़े और इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट इन्होंने काम किया, जितना भी काम किया। लोग भी आगे बढ़ के सहयोग किया सभी ने, तभी 172 करोड़ डोजेज लग पाए हैं भारत में। तो लोगों के बिना सहयोग के ये संभव नहीं था, पूरे देशवासियों के सहयोग के। और मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल रहा है पिछले 2 वर्षों में। जिस प्रकार से मीडिया ने इसमें, ठीक है कुछ कहीं पे ओवर भी होता था, लेकिन जानकारी का अभाव मैं समझता हूँ नहीं रहा है उतना जितना रह सकता था अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना सहयोग और इतना प्रोएक्टिवली इसको नहीं करते। आपने भी बहुत चर्चाएं इस पे रखी और बहुत ही प्रासंगिक चर्चाएं रखी। तो कुल मिला के इन सब का जो योगदान रहा वो ये है कि आज हम जो बहुत सुदृढ़ स्थिति में, अब देखिए इलेक्शन रैलीज भी हो रही हैं, लोग जमा भी हो रहे हैं। और ठीक है, मैं नहीं जा रहा विवाह में, लेकिन लोग तो जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। और पर विश्व साहब, मैं आपसे थोड़ा कुछ और चीजें भी समझना चाहता हूं। वो समझना ये चाहता हूं कि जब ये तीसरी लहर आई थी और ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट आया था, तो बताया गया था इसकी तो संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा है, इसके कारण से मारामारी और ज्यादा होने की संभावना है। पर तीसरी लहर आई, इसने तो अति आत्मविश्वास का शिकार हमें कर दिया कि अब कोरोना में दम ही नहीं बचा जो हमसे लड़ सके। हम इतने दमदार हो गए जिसके मुकाबले ये वायरस हमारे आगे नहीं ठहर रहा है। थोड़ा आप बताएं, हुआ क्या ऐसा? डेल्टा वेरिएंट ने जीना हराम कर दिया था हमारा, सांस तक नहीं आ पा रही थी हमें। ओमिक्रॉन हुआ, हालत ये हो गई बाद में कि किसी को कोरोना हुआ उसने चेक कराने की भी जरूरत नहीं समझी है। अरे वो डोलो 650, पैरासीटामोल, एक गोली लो, ठीक हो जाओगे। थोड़े इस बदलाव के संदर्भ में अपनी चिकित्सकीय दृष्टि से साझा करेंगे कुछ? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो आपने पूछा है। देखिए, हमेशा जब वायरस चरित्र बदलता है, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो वो उसके चरित्र बदलने की 3 संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना होती है कि उसका चरित्र वैसा ही रहे जैसे ओरिजिनल वायरस का था जो 2020 में आया। दूसरा जो इसका होता है कि उसमें इतने बदलाव आ जाएं उसके स्पाइक प्रोटीन में या उसके आरएनए में, तो वो ज्यादा घातक हो सकता है या कम घातक भी होता है जी। तो ओमिक्रॉन हालांकि संक्रमित अधिक कर रहा था और वो नीचे फेफड़ों को उतना उसने असर नहीं किया जितना डेल्टा वेरिएंट ने किया। तो ये एक बड़ा कारण इसमें रहा कि वो थ्रोट में ही सीमित रहा, वहीं रेप्लिकेट किया और वहीं पे जिसको भी दिक्कत दी वहीं पे दी। खांसी हुई, थोड़ा सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लक्षण दिए, खांसी काफी लोगों को अभी भी ओमिक्रॉन का जिनको संक्रमण हुआ है उन लोगों को भी जो खांसी है वो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते भी चल रही है। तो ऐसा नहीं कि इसने लक्षण नहीं दिए, ज्यादातर लोगों को ठीक है, बहुत ही न्यूनतम लक्षण हुए और लोग ठीक हो गए और हॉस्पिटल जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। और जो आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि डोलो ले ली, बुखार भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, फीवर भी बहुत अधिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को हुआ। लोगों ने मुझे ये भी कहा, मैं 3 दिन बाद अपने वॉक कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एपिटाइट भी आ गया और फिर
जो दवाइयों की भी जो मोलनुपिरावीर की बात चली वो भी फिर ज्यादा है, उस पर भी जोर नहीं पड़ा कि जिस तरह से हमने रेमडेसिविर को आगे किया था और फिर ये कहा कि उसका कोई लाभ नहीं है। तो एंटीवायरल मेडिकेशन भी बहुत उपयोग में नहीं आया इस वाले संक्रमण में, और लोग स्वतः ठीक हो गए। और जो भी हम परामर्श देते थे दूसरी लहर में, कोई डेक्सासाइक्लिन दे रहा था, कोई एजिथ्रोमाइसिन दे रहा था, कोई और कुछ कर रहा था, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं हुआ। पैरासिटामोल वाज द ओनली मेडिसिन, वही एक केवल ऐसा जो वो काम दवा कर रही रही थी और जिसका असर हो रहा था। मेरे साथ में डॉक्टर कृष्णा सिंह हैं, एमडी हैं, चिरैया मेडिकल कॉलेज। उनसे थोड़ा अनुभव के विषय में जानना चाहता हूं इस तीसरी लहर के। दूसरी लहर में दो प्रकार के संकट थे डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, एक जिन्हें कोरोना हुआ और एक जिनके कोरोना हुआ, कोरोना से ठीक भी हो गए, पर पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आए, परेशानी आई। आपसे जानना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन के संदर्भ में क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव ऐसा आया है कि जिसके तहत लोग बाद में परेशानी के शिकार हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो किस प्रकार की परेशानी के शिकार हो रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा नहीं हुआ है। उसका रीजन ये रहा कि पहली जो दो वेव थी उनमें आने का रीजन ये था कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा था, तो वहां पर लंग का ज्यादा था। लंग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने के कारण जो हीलिंग प्रोसेस है वो हीलिंग प्रोसेस हील्ड हुआ वो फाइब्रोसिस से जी। लेकिन ओमिक्रॉन के साथ में ये चीज नहीं थी। ओमिक्रॉन के साथ अच्छी बात ये थी कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी बट सीवियरिटी कम थी। इन्फेक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वो इन्फेक्शियस तो ज्यादा हुआ, तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हुआ, नंबर्स बढ़े, बट सीवियरिटी नहीं होने के कारण वो लंग में गया ही नहीं। जब वो लंग में गया ही नहीं तो वहां कंसोलिडेशन या जीजीओज या इन्फेक्शन हुआ नहीं। जब लंग में इन्फेक्शन ही नहीं हुआ तो फाइब्रोसिस नहीं हुआ। तो पोस्ट कोविड जो फाइब्रोसिस के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे फर्स्ट और सेकेंड वेव में जी, वो थर्ड वेव में नहीं आए जी। तो इसका फायदा भी हमारे साथ में ये रहा कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल वैक्सीनेशन हो गया हमारे साथ में बाकी सारे लोगों का, कि जहां वैक्सीन नहीं पहुंचा वहां कोविड पहुंच गया, ओमिक्रॉन जी, और उसने इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण कई सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं नेचुरली इम्यून हो गए अगले संक्रमण के लिए। अगले संक्रमण के लिए इम्यून हो गए। डॉक्टर कृष्णा सिंह आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक बात और जो जानना चाहता हूं, डेल्टा वेरिएंट ने हमारे यहां बड़ी दहशत फैलाई, नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, पर क्या आपका अनुभव रहा कि अब डेल्टा वेरिएंट हमारे साथ में नहीं है? अब जो कुछ भी है वो ओमिक्रॉन के रूप में, या कोई नया वेरिएंट आएगा, या अभी भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस आपके हिस्से में आ रहे हैं, आप उस परेशानी से जूझ रहे हैं? यस सर, अभी भी डेल्टा वेरिएंट है बट एज कंपेयर टू ओमिक्रॉन ये बहुत ही कम है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आगे फ्यूचर में ये और कम होंगे और इवन ओमिक्रॉन भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, क्योंकि वायरस हर 3 to 3 मंथ से लेकर 6 मंथ में हमारा एक नया वेरिएंट निकालता है, वो वेरिएशंस आते हैं। तो नए नए वेरिएंट तो आते रहेंगे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अगर बेटर रही तो फिर हम उन इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और फिर इतनी सीवियरिटी नहीं होगी, जो कि और जो दहशत पहले 2 फेजेस में थी वो आगे नहीं होगी। जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये या तो कहीं एंडेमिक होकर रह जाएगा या स्पोरेडिक करके आएगा, वो ठीक होते जाएगा। तो कृष्णा सिंह काफी उम्मीद के साथ में है। मेरे साथ में डॉक्टर वैभव खन्ना जी हैं, उनसे मैं थोड़ा टीकाकरण को लेकर बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने बड़ा संकल्प लिया, हर व्यक्ति को टीका लगवाया जाए। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब भी बता ही रहे थे हमारे कार्यक्रम में कि तकरीबन 172 करोड़ डोजेज अब तक लग चुके हैं। अब जिस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं, क्या उसके बाद बूस्टर डोज की या एडिशनल डोज की कोई जरूरत रह जाती है डॉक्टर वैभव जी, या उसके संदर्भ में हमें ज्यादा आग्रह नहीं रखना चाहिए? हिमांशु जी, एक चीज बड़ी समझिए जी कि पहली बार हमारे देश की जनता ने इस लड़ाई में सरकार का अभूतपूर्व सहयोग दिया है। ये जनता का ये सहयोग है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। वैक्सीनेशन एक बड़ा अच्छी ड्राइव थी, गवर्नमेंट की थी, और पब्लिक ने उसे बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, पहले भी मैं कह चुका हूँ, सेकेंड फेज में भी कहा था, कोविड सेकेंड वेव आई थी, आपकी अपनी इम्यूनिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। वायरस था, वायरस है और वायरस रहेगा। हम स्पेसिफिक वैक्सीन से बहुत लंबा नहीं लड़ सकते, उसका क्या ड्यूरेशन होगा ये भी हमको क्लियर नहीं होता, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा परमानेंट रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ जनरल इम्यूनिटी की, एंड वैक्सीन इज गिविंग अस स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
तो हमें हमेशा सोचना चाहिए बूस्टर डोज जो है वो आप लगवा रहे हैं, गवर्नमेंट का ड्राइव चल रही है, लगवाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि बूस्टर डोज से ही आप ठीक रहेंगे। देखिए, इस कोविड से पहले भी वायरस था और हम उसको फ्लू कहते थे जी। कोविड आया तो हमने जांचें कराना शुरू कर दी और हम समझ रहे कोविड हो गया। अब हम ओमिक्रॉन आया तब भी हम जांच करा रहे हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो जांच जो आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक की जांच मत कराइए। हमने बहुत से लोगों को ऑपरेट किया, दोस्त हु आर एसिम्प्टोमेटिक और कोविड पॉजिटिव थे मजबूरी में बिकॉज ऑफ इंजरी एंड इमरजेंसी, कोई फर्क नहीं पड़ा। देयर इज नो डिफरेंस इन आउटकम आल्सो या एनेस्थीसिया के बाद कॉम्प्लिकेशन आल्सो, क्योंकि उनको निमोनाइटिस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये फ्लू टाइप ही है। फ्लू के सिम्टम्स और ओमिक्रॉन के सिम्टम ऑलमोस्ट सेम ही हैं, क्या डिफरेंस है, एक्सेप्ट अ प्रोलॉन्ग टफ इन सम पेशेंट्स। वो पहले भी कभी होता था जी। तो मेरी तो हमेशा अपील रही है कि आप बूस्टर डोज लगवाइए, गवर्नमेंट की ड्राइव लगवाइए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपकी डाइट, आपकी जनरल इम्यूनिटी, आपके मॉर्निंग वॉक, आपकी एक्सरसाइज जो आपको आउटडोर करनी है। मैंने हमेशा एम्फेसाइज किया है, हर आदमी किया है कि आप मॉर्निंग में आउटडोर सन एक्सपोजर के साथ एक्सरसाइज कीजिए, विच इज एसेंशियल फॉर योर फिटनेस, नॉट ओनली फॉर वायरस के लिए, किसी तरह के डिजीज के लिए जो आगे भी आएंगी और आपको उसे फाइट करना है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर वैभव खन्ना जी आपकी, लेकिन मैं आपसे इसके साथ में ये भी समझना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जब वैक्सीनेशन की पॉलिसी बनी तो हम अपनी वैक्सीन की उपलब्धता के तहत पहले 65 साल से ऊपर के, फिर 45 साल, फिर 18 साल, पर छोटे बच्चों के संदर्भ में वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। हम अब जिस दौर में पहुंच रहे हैं उसमें क्या वाकई जरूरी है कि हम बच्चों का भी वैक्सीनेशन कराएं कोविड के संदर्भ में, या इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि हम जबरिया एक वैक्सीन और क्यों अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं? आपकी राय इस संदर्भ में? देखिए, वैक्सीन जब आई है तो वैक्सीन आई है इमरजेंसी यूज के लिए जी। उस समय जब आई शॉर्ट टर्म में आई तो वी वर नॉट क्लियर कि कितना इसको देना है, उसमें डोज कम थी तो हमने टारगेट किया एडल्ट्स को, ग्रेजुअली नीचे आए, लेकिन हमारे बच्चे टचवुड आज भी इफेक्ट नहीं हुए हैं जी। जब इफेक्ट नहीं हुए हैं तो हमको डिजीज के पीछे भागना नहीं चाहिए, वी डोंट हैव टू चेज द डिजीज। सेम चीज जो जांच के लिए मैंने पहले भी कही थी, पहली बार ये हुआ था कि हम लोग एसिम्प्टोमेटिक की जांच करा रहे थे कि पहली बार बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा वेरिएंट जो टूटा है, लेकिन अब चीज चेंज हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों की वैक्सीन सेफ नहीं है तो हमें ये जनता के बीच में नहीं करना चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं या डरें। वो उससे अच्छा ये है कि अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं और बच्चों को ये हम प्रमोट करें कि बच्चे बाहर निकल के कंप्यूटर गेम छोड़ के आउटडोर एक्टिविटीज करें, आउटडोर खेलें इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर गेम घर में इंडोर खेलें। ये माँ बाप को, पेरेंट्स को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर वैभव खन्ना जी का पूरा जोर इस बात पर है कि बाकी सब तो ठीक है, आप अपने शरीर को जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फोकस कीजिए, आपको न केवल कोविड से बाकी सब चीजों से भी बचा लेगा। लेकिन मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब आपसे थोड़ा कोविड पर ही केंद्रित कुछ और बात करना चाहता हूं। डॉक्टर हंस क्लूस, जिनका उल्लेख मैंने किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यूरोप कार्यालय के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि गर्मियों में जीत लेंगे हम इसे, इसलिए जीत लेंगे क्योंकि ये वायरस गर्मियों में कमजोर पड़ जाता है। क्या वाकई ऐसा है? क्या मौसम वायरस की सक्रियता को प्रभावित करता है? और अगर ऐसा है तो गर्मियों में क्या उम्मीद करें हम? नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानता, और ये उन्होंने क्यों कहा ये भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये चर्चा, हिमांशु जी अगर आपको याद हो जी, मार्च 2020 से हम ग्रसित हैं इस बीमारी से, इस रोग जी, और सब लोग ये कह रहे थे कि साहब मई जून आएगा और ये वायरस समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, वायरस वहीं की वहीं रहा, बढ़ना शुरू हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और सितंबर में फिर थोड़ा सी कमी आई थी जी। और फिर फरवरी, मार्च 21 में आपने देखा ही क्या हुआ, फिर गर्मी हुई जी। अप्रैल मई में हमारे यहाँ जो प्रकोप हुआ वो गर्मी में हुआ जी। सर्द मुल्कों में भी इसका कोई असर नहीं हुआ जी। तो ये टेम्परेचर का, इसलिए देखिए बाहर सरफेस पर वायरस बैठा हुआ है, वो तो मर जाएगा गर्मी से या सर्दी से, लेकिन जो हमारे अंदर वायरस है वो तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे थ्राइव कर रहा है जी। वो क्यों मरेगा? वो तो, और हम दे कैसे रहे हैं? हम अपने सांस के द्वारा, श्वास के द्वारा हम एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं ये वायरस। ये भी क्लियर हो गया WHO के ही रिपोर्ट में। पहले उन लोग सरफेस पे इतना जोर था
कि साहब वो पैकेट मत छुओ, अखबार मत छुओ और ये मत करो और उसको धो लो, लिफ्ट लगा बटन लगा दिया फिर हाथ धो लो, फिर घर में वो हैंडल दबा दिया फिर हाथ धो लो। इतना ऑब्सेशन क्रिएट किया गया कि लोग हाथ ही धोते रहेंगे दिन भर, तो क्या करेंगे फिर? इतना पानी भी नहीं है भारत में कि हाथ धोते रहेंगे साबुन से। तो ये सब सरफेस ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट जीरो समझिए आप इसको जी। अब जीरो हम बोलते नहीं है मेडिसिन में, तो आप 0.1% कर लीजिए जी। ये मुख्यतः इसका जो प्रकोप है, संक्रमण जो फैलता है, वो हमको एक दूसरे से लगता है। एक व्यक्ति को परिवार में हुआ, 10 है 10 को हो जाता है। यही देखा हमने ओमिक्रॉन में भी, यही देखा डेल्टा वेरिएंट में भी, यही देखा। और बंद कमरों में अगर एयर में है थोड़ा बहुत तो हम उसको इनहेल कर सकते हैं अगर हमने मास्क नहीं पहना हुआ और हम मास्क उतार के खा पी रहे हैं। शादियों में क्यों फैल रहा था? इसीलिए कि मास्क उतार के लोग खाना खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सोशलाइज कर रहे थे। तो आपने देखा कि जितने भी समारोह या गैदरिंग्स या छोटी पार्टी बड़ी पार्टी बंद कमरों में हो रही है, वहां पे ये अधिक फैल रहा था और फैला। देखा 300-300 लोग एक एक विवाह समारोह से संक्रमित हुए। तो इसलिए ये क्यों कहा है फिर से WHO के किसी ने, मैं तो समझता हूँ अनुचित है ये, उनको नहीं ऐसी बात कहनी चाहिए थी कि गर्मी आएगी और ये समाप्त हो जाएगा। तो सहमत नहीं डॉक्टर एम सी मिश्रा साहब। मेरे साथ में डॉक्टर राजू सूद जी भी जुड़ चुके हैं, चिकित्सा जगत का बहुत बड़ा नाम, पूर्व डीन है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली के। हमारे साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत की, कोविड को लेकर ही हमारा उनसे परिचय हुआ था। तो राजू सूद साहब, आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया के तमाम देश कोरोना के खात्मे के संदर्भ में कदम उठा रहे हैं। इंग्लैंड बड़े पैमाने पर संक्रमित रहा था, सारे प्रतिबंध हटा चुका है, मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दिया है। डेनमार्क भी इसी राह पे है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई उम्मीद हम कर सकते हैं या अभी हमें और इंतजार करना चाहिए, इनका अनुसरण करने में बचना चाहिए? लोग अब फेडअप हो चुके हैं जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जब भी आपने देखा होगा सेकंड वेव के बाद भी जब नंबर ऑफ केसेस नीचे आ गए थे, मोर्टेलिटीज कम हुई थी, तो एकदम रिलैक्सेशन मूड में आ गए थे। यूएस में भी मास्क फ्री सोसाइटी बना दिया था। अभी कोर्ट की जजमेंट आई है कि रूलिंग आई है कि आपको जब पहले अकेले आप इंडिया में जा रहे हैं आप गाड़ी में, तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछा भी क्यों है? अभी थोड़े दिन पहले तो ये क्वेश्चन नहीं था, तब था कि आपको उसमें भी मास्क पहनना है और कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया। अब माइंडसेट तो चेंज हो रहा है। माइंडसेट चेंज इसलिए हो रहा है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से डिप हो रहे हैं थर्ड वेव में, और उसके बाद आपकी मोर्टेलिटीज भी नीचे आ रही हैं। और मोर्टेलिटी पिछले 2 हफ्ते में तो काफी नीचे आई हैं, 60% केसेस नीचे आए हैं, हर हफ्ते और नीचे आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये ऑब्वियस है कि रिलैक्सेशंस तो आएंगे, और हमारे जैसे बच्चे हैं या कोई और हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के, वो तो ऐसे कई नई जनरेशन है जिसने अभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। तो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो भी संभालने की जरूरत है। ये सारा जब अपने करना है तो उसमें रिलैक्सेशंस आएंगे, भारत को भी ये अपनाना ही पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू के बारे में आपने एक कार्यक्रम में चर्चा की थी, तो उस टाइम ज्यादातर यही था कि इन चीजों से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर मिश्रा ने अभी बताया कि वायरस अगर एक बार हमारे शरीर में आता है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर चलेगा वायरस, और अगर वो गर्मी और सर्दी से नहीं हमारी बॉडी के टेम्परेचर से चल रहा है, तो ये बात तो बहुत स्ट्राइक कर रही है कि वायरस तो अगर अंदर आया और हमने अपने आप को बचाया नहीं, चाहे हम एंटीबॉडीज से बचाए, इम्यूनाइजेशन से, या कैसे भी बचाएं अपने आप को, सोशल इम्यूनाइजेशन से, मास्क से बचाएं, तभी बचेंगे। वायरस की एंट्री रोकनी पड़ेगी और एंट्री हो गई तो उससे लड़ना पड़ेगा। पर मैं राजेश साहब समझना ये चाहता हूं कि क्या आप अपने देश के लड़ने के तरीकों से इत्तेफाक रखते हैं? अभी हमारे यहाँ मास्क की अनिवार्यता है, अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन हमारे यहाँ फ्लाइट के अंदर बाकायदा खाना आपको सर्व किया जाएगा, और जब खाना सर्व किया जाएगा तो आप उस मास्क को हटाएंगे, बढ़िया भरपेट खाना खाएंगे, और बाद में फिर आपसे कहा जाएगा कि मास्क लगा लीजिए। आप तो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, थोड़ा बताएंगे कि विमान के अंदर मैंने मास्क हटा दिया, आधे घंटे तक मैं मास्क हटा के रहा और फिर मैंने मास्क लगा लिया, पूर्ण सुरक्षित हूं चिकित्सकीय दृष्टि से। भारत सरकार के ये प्रावधान हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी थे और जिनका पालन सुनिश्चित कि लोगों को लगना चाहिए देखो हम कुछ कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? और जो फ्लाइट की रिस्ट्रिक्शंस हैं
और जिसमें खाना सर्व करना शुरू हो गया है उसमें मास्क को हटाए बिना तो कोई खाना खा नहीं सकता। पर आपका जो एक्सपोजर है खाने का के टाइम में वो तो डेफिनेटली वहां पे होगा। पर हमारे प्लेन्स में कुछ ऐसे फिल्टर्स लगे होते हैं कि हवा का भी लगातार सर्कुलेशन होता है और वायरस के लिए प्रिवेंशन तो होता है। पर ये भी बात आपकी कहने की बिल्कुल ठीक है, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि फ्लाइट वही ले सकता है जो फुल्ली इम्यूनाइज्ड है। पहले उसका आरटीपीसीआर या उसका टेस्ट होता था, वही फ्लाइट ले सकता है। टेम्परेचर को चेक करके ही आदमी अंदर जा सकता है। अपनी जितनी भी मैक्सिमम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो ली जा रही थी। और जब ज्यादा ट्रांसमिशन चल रहा था, ज्यादा केसेस चल रहे थे, फ्लाइट्स पे रोक लगा दी गई थी। उसके बाद आपको 2 लोगों के बीच में डिस्टेंस रखा गया था। बीच वाला अगर सीट अलाउ की तो शुरू में पीपी किट के साथ यूज की थी। उसके जो आइल सीट है और विंडो सीट है उसको छोड़ के जो बीच वाला पैसेंजर जब अलाउ किया तो उसको पीपी किट पहननी जरूरी थी। ये सब डिपेंड करता है कि हमारा इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो है हमारी कंट्री का। अब आपको मालूम है कि हम 250 करोड़ लोगों को इम्यूनाइजेशन की डोज मिल चुकी है। आपके जो 50% से ज्यादा लोग हैं एलिजिबल, वो इम्यूनाइजेशन की दोनों डोज ले चुके हैं। काफी लोग बूस्टर ले चुके हैं। आज ही डीसीजीआई ने अप्रूव कर दिया है 12 साल से 18 साल के बच्चों के अंदर जो कोर्बेवैक्स की डोजेज हैं, जिसका ऑर्डर 300 मिलियन डोजेज का ऑर्डर अगस्त में प्लेस किया जा चुका था, वो आज डीसीजीआई ने बच्चों के लिए क्लियर कर दी हैं। और ये सब जो हो रहा है, जब पहले हमने 65 साल से ऊपर को कवर किया, फिर 45 साल से फ्रंटलाइन वर्कर को, हाई एक्सपोजर को, हाई रिस्क को, और उसके बाद हमने बच्चों को 15 से 18 साल, और अब अगर 12 साल से ऊपर के भी बच्चे कवर हो जाएंगे तो इम्यूनाइजेशन वो भी एलिजिबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर ये सारे लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड और फुल्ली आफ्टर प्रिकॉशंस अगर वो फ्लाइट में जाते हैं तो रिस्क कम हो गया पहले से। कम हो गया। डॉक्टर राजेश सूद थोड़ा दूसरी तरफ चलेगा। मेरा तो सवाल सीधा सीधा ही है कि मास्क अनिवार्य है और खाने की सहूलियत है, क्या दोहरा चरित्र नहीं है ऐसे गंभीर मसले के संदर्भ में? मिश्रा साहब कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं, फिर डॉक्टर कृष्णा सिंह जी के पास चलते हैं। जी मिश्रा साहब। फ्लाइट के विषय में मैं ये कहूंगा, जब हम प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं तो रिस्क मिनिमल होती है संक्रमण की। जी। उसके जो विमान उड़ाने वाले कंपनियां हैं सभी, उसमें फिल्टर्स, हेपा फिल्टर्स और एयर एक्सचेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे थे इस दौरान। मिनिमल रिस्क फ्लाइट के अंदर है, मैक्सिमल रिस्क एयरपोर्ट पे है, बैगेज एरिया में होती है एयरपोर्ट्स पे। जी। और मैंने यात्रा की दिल्ली से न्यूयॉर्क और बॉस्टन दिसंबर में, 16 दिसंबर को। जी। और उसके बाद 6 घंटे की फ्लाइट विद इन यूएसए भी ली मैंने एक। जी। बॉस्टन से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए। लौट के हम बॉस्टन आए, फिर बॉस्टन से वापसी की फ्लाइट दिल्ली की ली। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फ्लाइट में, और इतनी लंबी फ्लाइट में आप खाना बिना सर्व किए नहीं चल सकते। ये 2 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट में तो आप कहते हैं भाई 2 घंटे से कम किए आप खाना मत दीजिए, मत खाइए। लेकिन लंबी फ्लाइट जब होती है तो खाना नहीं आप रोक सकते। तो मेरा सिर्फ यही लोगों को कहना है कि फ्लाइट के अंदर, उड़ान के अंदर संक्रमण का जो खतरा है वो न्यूनतम है, बाहर ज्यादा है। जब आप बैठे हैं, लाउंज में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, पास बैठ के मास्क उतार के अगर आप बात कर रहे हैं, और उस लंबी फ्लाइट में भी खाने के वक्त मास्क हम उतारते थे और उसके बाद फिर लगाया जाता था। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसका पर्पस यही है कि आपका जो एक्सपोजर है, जो भी जितने भी कीटाणु अगर अंदर जा सकते हैं तो मिनिमम जाए, ये है। लेकिन फ्लाइट पे लोगों को संक्रमण होता है, आज नहीं, पहले भी कितनी बार हम लोग जब यात्रा करते थे, हवाई यात्रा भी, तो लोगों को ये फ्लू होता था, और आज भी होता है, आगे भी होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फ्लाइट, जो भी यात्रा हम करें, रेल यात्रा करें, बस यात्रा करें या हवाई यात्रा करें, उनमें सब में कुछ ना कुछ रिस्क संक्रमण की सदैव रहेगी। जी, तो जोखिम रहेगा। लेकिन मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह आपके पास वापस वैक्सीनेशन पर ही बात करने के लिए आना चाहता हूं।
जिन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया है उनका लगभग 1 साल पूरा हो रहा है या कुछ एक महीनों में हो जाएगा। आगे फिर से वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए इसको लेके द्वंद्व है। आपका तजुर्बा और उस तजुर्बे के आधार पर आपका परामर्श। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वैक्सीनेशन है वो कोई परमानेंट तो है नहीं जी। कि आप एक बार लगवा लिया, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वायरस डीएनए वायरस होता है जी। तो एक परमानेंट इम्यूनिटी होती है, लेकिन अगर आरएनए वायरस होता है तो हमारे पास में परमानेंट इम्यूनिटी नहीं होती है, उसको हमको रिपीटेडली करना पड़ेगा जी। तो इसके साथ में भी ये रहेगा कि जो भी वैक्सीनेशन है वो एटलीस्ट फॉर सम टाइम ओनली है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है। बट इस बीच कहीं ना कहीं वायरस की जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी। तो वो साइकिल जो ब्रेक हो रही है, धीरे धीरे हमारा एक्सपोजर भी बार बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इम्यूनाइज हो रहे हैं जी। तो उसका फायदा तो होगा। और जो लोग ज्यादा हाई रिस्क के हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हुए जिनको रिस्क ज्यादा है, या ओल्ड एजेस हुए, या जो कोमॉर्बिडिटी के साथ वाले हैं, उनको हमें बूस्टर डोज लगाना चाहिए। और अगर ये अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, तो हम इसके एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी एक बूस्टर डोज रख सकते हैं। पर कृष्णा सिंह जी, हमारे साथ बातचीत में मिश्रा साहब बार बार ये बताते थे कि अमेरिका में तो चलन है, फ्लू के संदर्भ में लोग वहां पर जो है शॉट लेते ही थे। क्या आपको लगता है कि अब ये हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा हो जाएगा और हमें बना लेना चाहिए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार एक नया वेरिएंट आएगा जी। सर, आप हर बार एक नए वेरिएंट के लिए एक नई वैक्सीन निकालना ये तो पॉसिबल नहीं है जी। बट ये जो हमारे अंदर जो वायरस गया है जी। इसके लिए कहीं ना कहीं इम्यूनिटी तो डेवलप हुई है, बट वो इम्यूनिटी इसलिए फायदेमंद होगी कि वो सीवियरिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज होंगी, बट वो परमानेंट एंटीबॉडीज नहीं होंगी। जो मेरा तजुर्बा है वो इम्यूनिटी भी, और चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो वैक्सीनेशन के थ्रू हो, वो इम्यूनिटी परमानेंट इम्यूनिटी नहीं होगी। बट ये है कि ये वायरस भी कोई परमानेंट तो रहने वाला है नहीं, धीरे धीरे इसकी साइकिल्स चेंज होती हैं। हमने कितने सारे वायरसेस देखे जो आए और गए, तो बीच बीच में होता रहेगा, बट सीवियरिटी इतनी नहीं होगी। सीवियरिटी इतनी नहीं होगी, लेकिन मैं डॉक्टर वैभव खन्ना साहब आपसे एक बुनियादी मसले पर बात करना चाहता हूं। हमारे देश में एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम है जिसके तहत भारत सरकार कुछ खास टीकों को हर बच्चे को मुफ्त लगाना सुनिश्चित करती है। इसलिए सुनिश्चित करती है क्योंकि उसे लगता है कि एक स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ देश के लिए स्वस्थ बच्चों का होना जरूरी है और ये वैक्सीनेशन उन्हें उन बीमारियों से बचाता है। आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या कोविड के संदर्भ में ये वैक्सीन भी अनिवार्य हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है, या आपको लगता है कि नहीं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं? एक बुनियादी सवाल है। देखिए, आपने बात बड़ी अच्छी कही, हम 2-3 जोड़ेंगे इसमें बात को जी। कुछ कंट्रीज ने अब अपोज किया वैक्सीनेशन का, वहां की जनता ने अपोज किया वैक्सीनेशन का जी। और मास्क फ्री कर दिया जी। जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन है ये नेचुरल इम्यूनिटी है जी, तो ऑब्वियसली हम मास्क ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हल्का सा इन्फेक्शन हुआ और आपकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो हम दो चीज उल्टी कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं एक्सपोजर ना लो और एक तरफ कह रहे हैं इट इज अ नेचुरल वैक्सीन। तो मेरा बड़ा स्ट्रांग मानना ये है कि एक्सेप्ट इन क्लोज प्लेसेस जहां बिल्कुल एसी रूम में है और भीड़ लगी हुई है, वहां तो मजबूरी है आपको, जो नॉर्मल मजबूरी भी है, अदरवाइज आप उसके ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आपने बात की वैक्सीन की, देखिए वैक्सीन के बारे में बड़ा क्लियर चीज है कि बहुत सी कंट्रीज ने, बिकॉज ये 100% चीज नहीं है और शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म नहीं है और बार बार चेंज होगी, आरएनए वायरस है, तो कोई ऐसा आफत नहीं है कि हम वैक्सीन सबको लगवाएं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ये एम्फसाइज करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं, कि लोग अपनी इम्यूनिटी को जनरली बढ़ाते रहें जी, और जो अपने गला है उसके लिए जो केयर करनी होती है, जो हमारे यहाँ सेंचुरी से हो रही है जी, वो करते रहें। बिकॉज ये ओरल रूट से आता है, ये एयरबॉर्न है, इसमें जो हम किट है पीपी किट, उससे नहीं बचने जा रहे हैं, हम बचने जा रहे हैं उस एयर रास्ते से जी। तो फिर मैं कह रहा हूं कि बीच में जो किट आई भी थी ओवर एम्फसाइज हो गई थी, लेकिन समझ में आया कि किट नहीं, अल्टीमेटली हुड है या मास्क है वो बचाएंगे हमको, या गले की केयर बचाएगी। तो आपकी बात को बिल्कुल क्लियर करता हूं कि मेरे हिसाब से जो लोग बच्चे भी हैं वो वॉलंटरी कर दें, जो चाहे लगवाएं, लेकिन बच्चों की अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रमोट करें, ये मेरा स्ट्रांग मानना है।
इम्यूनिटी बढ़ाने के संदर्भ में कोशिश करें। पर मैं डॉक्टर राजीव सूद अब अंतिम चरण की बातचीत में पहुंच रहा हूं और आपसे जानना ही चाहता हूं कि ये तीसरी लहर अंतिम लहर या एक नए वेरिएंट के लिए फिर तैयार रहने की जरूरत? आपका इतना लंबा चिकित्सकीय अनुभव है, देश विदेश के संपर्क में आप रहते हैं, हम लोग बड़े उत्साहित हो रहे हैं। तीसरी लहर आई तो बड़ी जोर शोर से थी पर असर दिखा नहीं पाई। हम में से किसी की दिनचर्या बहुत प्रभावित हुई नहीं, लोग बीमार भी हुए तो वो खेल खेल में ठीक हो गए। क्या कहते हैं आप, निश्चित हो जाए? अब वेरिएंट जो है डिफरेंट है। पहले डेल्टा था, जी। उससे पहले अल्फा था या वाइल्ड वायरस था, और अब जो है ओमिक्रॉन भी है और माइल्ड वायरस है। इसके पैथोलॉजी डिफरेंट है। पैथोलॉजी इसलिए डिफरेंट है कि ये रेप्लिकेट आपके गले में कर रहा है, थ्रोट में कर रहा है, और जो डेल्टा था वो आपके लंग्स में रेप्लिकेट कर रहा था, लंग्स को बहुत तेजी से अफेक्ट कर रहा था। तो अगर आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता है, आपको निमोनिया जल्दी होता है। दूसरा बात आती है इन्फेक्टिविटी की। इन्फेक्टिविटी इसकी वायरस की ज्यादा है, इसलिए नंबर इसके ज्यादा हैं। अभी आप देखिए कि जिनकी मौतें हुई हैं उसमें 44% में अभी डाटा आया है कि उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी। तो जो मोर्टेलिटी है वो तो फिर अभी भी रेस्पिरेटरी की वजह से हो रही है, वो गले की खराश की वजह से नहीं हो रही। तो ये वेरिएंट अलग है। अब आपने पूछा कि तीसरी लहर बड़ी जोर शोर से आई और चली गई। जो लहर जितनी जोर शोर से आती है उतनी जोर शोर से जल्दी से वो खत्म होती है। जो पहली लहर धीरे आई थी वो धीरे गई, दूसरी बहुत तेजी से आई, बहुत तेजी से गई, और ये प्रूव हो चुका है कि जब लहर तेजी से आती है वो तेजी से जाती है। अब चौथी लहर की बात, चौथी लहर आने की संभावना जब तक रहेगी जब तक आप अफ्रीकन कंट्रीज है मान लीजिए, उधर 15% लोगों का सिर्फ इम्यूनाइजेशन हुआ है। और आपका वेरिएंट कैसे पैदा होते हैं? आपके नए वेरिएंट आते हैं जब आपका एनिमल होस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, और उसके अंदर ज्यादा चांसेस वहां पे होते हैं जहां इम्यूनाइजेशन कम हुआ है या जो कम्युनिटी एक्सपोजर कम हुआ है, जिसमें आपकी कम्युनिटी में एंटीबॉडीज कम है। और अगर वेरिएंट आता है, आप देखिए आज यूएस के अंदर जॉनसन में प्रोडक्शन बंद कर दी अपनी वैक्सीन की, उनकी इतनी सरप्लस हो गई, पर वो अफ्रीकन कंट्रीज को नहीं दे रहे कमर्शियल रीजन पे। और अगर वहां नहीं दे रहे और वो कहते हैं हम बाद में प्रोडक्शन दोबारा शुरू करेंगे, तो या तो वो वेट कर रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्री में नया वेरिएंट आए और फिर डिमांड आएगी वैक्सीन की और फिर देंगे। आपको यूनिफॉर्मली, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक या एंडेमिक नहीं है। और अगर ये पेंडेमिक है तो हमको जितना इम्यूनाइजेशन इंडिया में है उतना ही इम्यूनाइजेशन अफ्रीका में चाहिए, विश्व के हर कोने में चाहिए। आप देखिए ओमिक्रॉन आया, पहले एक कंट्री में आया, फिर 2 में आया, और एकदम 100 कंट्रीज में पहुंच गया 1 महीने से कम में। तो ये इसमें इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। तो अभी आपकी ये थर्ड वेव तो जा रही है। हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब ये हमको कोविड से छुटकारा मिलेगा। पर हमारे सौम्या स्वामीनाथन जी ने अभी कहा है कि आप ये मत समझिए जब तक ये यूनिफॉर्म इम्यूनाइजेशन नहीं हो जाता, सबको मैक्सिमम आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं ले जाते, जब तक आपको ये सोचना कि फोर्थ लहर नहीं आएगी या ये सोचना कि इससे ज्यादा खतरनाक लहर नहीं आएगी, ये गलत है। और ये गलत है। डॉक्टर राजीव सूद कह रहे हैं कि वर्तमान के लिए संतुष्ट होइए पर भविष्य को लेकर सचेत रहिए। चौथी लहर आ भी सकती है और वो चौथी लहर खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूं, हिंदुस्तान जिसकी आबादी 140 करोड़, इस महामारी को जिस तरीके से लड़ा है, जिस तरीके से जूझा है, बतौर चिकित्सक आप क्या देखते हैं? आपने दुनिया देखी है, दुनिया के तमाम देशों की कोशिशें देखी है। आज जब तीसरी लहर समाप्त होने के कगार पर है तो जरूरी हो जाता है हम एक आत्म मूल्यांकन करें कि हमने किस तरीके से लड़ाई को लड़ा। बतौर चिकित्सक किस नतीजे पर आप? अगर आपका उद्देश्य डॉक्टर हिमांशु ये जानने का है कि आप राज्य सरकारें और भारत सरकार को कितने मार्क्स देंगे 10 में से जी कोविड मैनेजमेंट के लिए, जी, मेरा अपना आकलन है कि मैं
9.5 मार्क्स भारत सरकार को और कुछ राज्य सरकारों को 9.5 दूंगा। उत्तर प्रदेश उसमें से एक है। जिस प्रकार से इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद इतना अच्छा कोविड का वहां पे नियंत्रण हुआ। और कुछ राज्यों को, महाराष्ट्र है, उनका कोई 7 के लेवल पे आएगा, 6.5 7। केरला अभी भी काफी केसेस आ रहे हैं केरला में, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है वहां पे आज भी। तो उनको भी शुरू में केरला का हम एग्जाम्पल देते थे, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देते थे, छोटे राज्य हैं लेकिन बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग पिछड़ गए। बिहार ने बड़ा अच्छा किया है, बिहार का कोई नाम भी नहीं लेता है। आज बिहार में मैं देख रहा था, उनकी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है और संक्रमित संख्या भी बहुत कम है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा भारत के परिवेश में कि सभी देशवासियों ने, सरकारों ने जो कर सकते थे, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य का जो ढांचा हमारा है, हम सबको अंदर हमारी बनियान में कितने छेद हैं हम सबको पता है जी। तो उसके बावजूद इतना हम लोगों ने कर पाए। और मुझे तो शुरू में प्रोग्राम में मैंने कहा भी था 2020 में कि मुझे आशा नहीं है कि वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन आ गई 2020 के अंत तक, 21 जनवरी से लगना शुरू हो गई। और आज देखिए कितनी, आप देखिए नकारात्मकता थी। कोई कहता था 7 वर्ष लगेंगे भारत की जनसंख्या को, कि कोई कहता था 10 वर्ष लगेंगे। और आज 1 साल से के लगभग समय में हम 172 करोड़ डोजेस पे पहुंच गए। तो ये सब किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, क्योंकि सभी लोग काफी पेसिमिज्म में थे, निराशा में थे। और जिस प्रकार से मैं कहूंगा निजी क्षेत्र को भी इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसका प्रयोग किया गया कोविड कंट्रोल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हेल्थ केयर को, तो ये एक हमको इस बात के लिए कोविड के बियॉन्ड जाना पड़ेगा कि और स्वास्थ्य का जो हमारा ढांचा है उसमें हम किस तरह से निजी क्षेत्र को भी पूरे समावेश करके बाकी बीमारियों में भी इनका उपयोग करें। जिस प्रकार से सभी राज्य सरकारों ने निजी अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया, दिल्ली में भी, मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी ये हुआ। तो इससे हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं जो हम सीख सकते हैं कि बाकी बीमारियां, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, या बच्चों की बीमारियां हैं, और बहुत सारे जो रोग हैं जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हम कहते हैं, उनको हम कैसे अच्छे से लोगों को उसका उपचार हम प्रदान कर पाए। तो ये मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जिसमें आयुष्मान भारत भी आया और इस बार उन्होंने और भी ज्यादा उसमें समावेश किया है जनसंख्या का, क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो 90% लोगों के पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। कहीं ना कहीं हमको टैक्स पेयर मनी का प्रयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोग 1 रुपया रोज भी खर्च नहीं करते अपने स्वास्थ्य पे। तो ये भी समझना पड़ेगा कि उन सब के बावजूद इतना सब लोगों ने भी सहयोग किया। और दूसरा हमारा जो रूरल गांव रहा, वो उसने हमको बचाया काफी, क्योंकि गांव में खुली हवा है, जनसंख्या कम है। तो जितना लोग उम्मीद कर रहे थे और जितना पेसिमिज्म था और नकारात्मकता थी अप्रैल 20 में और उसके बाद भी, तो वो उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है भारत में। आज जितने बेहद संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये देश था उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने और काफी कुछ राज्य सरकारों ने बहुत ही सार्थक भूमिका इस लड़ाई में निभाई, और इसी के चलते हम उस नुकसान से बहुत कुछ बच पाए जिसका अंदेशा इस महामारी की शुरुआत में लगाया गया था। लेकिन मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह आपसे थोड़ा दूसरे विषय पर बात करना चाहता हूं। 2 साल के इस कोविड ने हमारे हेल्थ सिस्टम को बड़ा प्रभावित किया। पूरा फोकस कोविड के संदर्भ में हो गया, बाकी बीमारियों के इलाज के संदर्भ में हमारा फोकस नहीं रहा। आप स्वयं एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान से संबद्ध हैं, आपकी अपनी तैयारियों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और क्या आने वाले समय में आप बेहतर कर पाएंगे अब? हाँ सर, इसका कहीं ना कहीं हमारा विजन जो रहा इन 2 सालों में, वो कहीं ना कहीं एक टनल विजन रहा कि हम सिर्फ कोविड के बारे में सोचते रहे और कोविड के अलावा हम नहीं सोचते। कई बार तो ऐसा हुआ कि कार्डियक पेशेंट्स थे, वो आए ही नहीं डॉक्टर को विजिट करने के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वहां भीड़ होगी, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ पे एरिया में नहीं जाना है। जब हमको नहीं जाना है तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, तो जो चल रहा था वो कंटिन्यू रहा।
दूसरी बात, कहीं ना कहीं जितना कोविड खतरनाक था उसी ड्यूरेशन में हम टीबी का भी ट्रीटमेंट चल रहा था जी। जैसे मैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट में हूं, तो मेरे यहाँ जो भीड़ लगा करती थी टीबी के पेशेंट्स की, जो इवन डॉट से दवाइयां लेने आ रहे थे, उन लोगों ने दवाइयां छोड़ दी। कई लोग प्राइवेट दवाई लेने लगे, कई लोगों ने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किए, कई लोग ऐसे थे जिन्हें दवाइयां ली और वो कंटिन्यू ही चलती रही, जबकि इन दवाइयों की ड्यूरेशन जो थी वो 6 मंथ्स थी और उसके बाद में हमको रीइवेल्युएट करना था उन चीजों को, बट वो आफ्टर 6 मंथ भी नहीं आए, वो कंटिन्यू लेते रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समय निकल जाएगा कोविड का, इसके बाद में जो नॉर्मल हमारी बाकी बीमारियां थी, उन लोगों के कॉम्प्लिकेशन के साथ में वो कॉम्प्लिकेटेड होकर हमारे पास आने वाली है, तो हमें उन बीमारियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो कृष्णा सिंह इत्तेफाक रखते हैं कि ये एक अलग चुनौती चिकित्सा जगत के क्षेत्र में है। मैं वो आखिरी दौर की बातचीत के लिए डॉक्टर वैभव खन्ना आपके पास आना चाहता हूं। और कुल मिलाकर हमने इस दौरान कोविड अनुरूप व्यवहार, इस जुमले का बड़ा इस्तेमाल किया, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका भी बात किया। आप पिछले दौर के अंदर बोले ही कि मास्क के संदर्भ में आप थोड़ा मानते हैं कि इतना जरूरी नहीं अगर आप सबको इम्यूनाइज करना चाहते हैं। तीसरी लहर जब खत्म हो रही है, किस व्यवहार की सलाह आप दर्शकों को देना चाहेंगे बतौर चिकित्सक? डू एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, आपकी टिप्पणी आखिरी। वांशु जी देखिए, ऐसा है कि जब तीसरी लहर में जो आकलन था हम लोगों का, WHO का, वो उतना हुआ नहीं। इसका मतलब हम लोग की आकलन से कम आई जी, और हम लोगों ने प्रिकॉशन पूरे उसे में एम्फसाइज कर दिया था, जो कि सेकेंड वेव के थे, बिकॉज हम लोग अनभिज्ञ थे कि ये लहर किस तरफ जाएगी। लेकिन विद एक्सपीरियंस हमने ये पाया कि थर्ड लेयर में वायरस वाज लाइक ए फ्लू। तो हमने, ठीक है, हमने समझ लिया। आज हमने देखते हुए सारी चीजें डाउन कर दी, हमने सब खोल दिया, जिम खोल दिए, स्कूल खोल दिए, सब कुछ खोल दिया है। मेरा ये मानना है कि मास्क होता धीरे धीरे, जब कोई बीमारी कम होती है तो पब्लिक मास्क लगाना कम कर देती है, ये नेचुरल है जी। जब सीवियरिटी कम होती है तो आप उतने प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं, आप नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं, मत दीजिए। लेकिन आप जो अपनी जनरल इम्यूनिटी बताई गई है आपको, जो आपको बताया गया है गले की डेली केयर करनी है, गर्म पानी है, उससे जो ये कर सकते हैं, ये खान पीन है वो तो आप कर सकते हैं, या नेचुरल वॉक है, ये जरूर करते रहिए, ये लाइफ लॉन्ग करिए, इसको टेम्परेरी मत बनाइए, ये पार्ट ऑफ लाइफ बना दीजिए। और उसके अलावा जब भीड़ में जाइए, मतलब क्लोज रूम में, देखिए आपने कहा रूरल, ये अपने आप में एग्जाम्पल हो गया कि खुली हवा में कोरोना नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो आपको जो क्लोज रूम में है, देन यू टेक ऑल द प्रिकॉशन इसी रूम में। अगर ओपन रूम में है तो ठीक है, आप इग्नोरेंट हो सकते हैं। तो ये जब पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमें डरना नहीं लोगों को, बच्चे स्कूल जा रहे हैं डर जाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो आप अपने लाइफ में आइए, नेचुरल लाइफ में आइए, अपना काम करिए, और इतना करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि कोविड आएगा, कोरोना भी आएगा, और तरह की वायरस डिजीज भी आएंगी, लेकिन हम उससे लड़ते रहेंगे और ऐसे ही विजय प्राप्त करते रहेंगे। तो डॉक्टर वैभव खन्ना जी का कहना है कि एक व्यवस्थित दिनचर्या को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, तो ऐसी कई चुनौतियों का सामना आप सहजता से कर पाएंगे। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं डॉक्टर राजीव सूद आपके पास आना चाहता हूं, और आपसे डॉक्टर्स के सम्मुख एक बड़ी चुनौती रही इस पूरे कोरोना महामारी के दौरान, जब लोग वर्क फ्रॉम होम के तहत घर में सिमट गए, डॉक्टरों की कोविड वार्ड में ड्यूटी लग रही थी। थोड़ा इस अनुभव को साझा करेंगे कि स्वयं डॉक्टरों ने इस लहर को, जो तीनों रही हैं, किस तरीके से झेला है, इस संदर्भ में कुछ बात कहना चाहेंगे? आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया है। इसमें एक तो संक्रमण है, दूसरा मेंटल हेल्थ की बात आती है। मेंटल हेल्थ, जो आप पेशेंट के बारे में बात करते हैं या टेली काउंसलिंग वगैरह कई चीजें चल रही हैं, उससे बड़ा ये हुआ कि डॉक्टर्स जो हैं, कई लोग तो अपने कोर्सेज खत्म करने के बाद, जो स्टूडेंट्स थे, रेजिडेंट्स थे, वो सबके सब अपने घर ही नहीं जा पाए, आगे कोर्स ही नहीं कर पाए, और उनकी ड्यूटी के बाद कभी उनको बोला कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, 15 दिन काम करिए, 15 दिन क्वारंटाइन हो जाइए, और कभी कहा कि आपको जरूरत नहीं है, कभी कहा कि आपको टेस्ट की जरूरत है, कभी नहीं। और वो एक काफी बार एजिटेशंस तक हुए कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। और इस सारे चलने में पहली और दूसरी लहर में आपने देखा 1500 डॉक्टर्स ने, जो डॉक्यूमेंट हुए, अपनी जान से हाथ धो लिया
और यही नहीं, वो तो डॉक्टर्स की गिनती है, जो बाकी के हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे या उनकी फैमिली मेंबर्स थे, उनके भी अनगिनत जो ठीक से डॉक्यूमेंटेड भी नहीं हो पाया, वो उनको उनकी डेथ्स तक हुई हैं और उनको काफी नुकसान हुआ है। अभी आपको बताऊं, जैसे मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का डीन पद पे था और कोरोना का इंचार्ज था, और उसी टाइम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर माथुर थे, LNJP हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सुरेश कुमार थे, आज तो डॉक्टर गुलेरिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भी कोविड से सफर हो के ठीक हो चुके हैं उनकी फैमिली। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, डॉक्टर्स ने एज फ्रंट लाइन वर्कर काफी सफर किया। उनको जो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी हुई है इससे, और मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है, और जो लगातार उन्होंने ड्यूटीज की हैं पीपी किट पहन के 12-12 घंटे, जिसमें आप यूरिनेशन और उसके लिए अपने वो भी नहीं कर सकते, खाना भी नहीं खा सकते, इन सारी स्थितियों से निकल के जो डॉक्टर्स ने काम किया है, और इसके बावजूद वो काम करने के लिए तैयार है, उन्होंने कभी मना नहीं किया। और अभी भी अगर तीसरी लहर आई है तो सारे लोग, चाहे वो हल्की आई या तेज आई, सब डॉक्टर्स तैयार थे अपनी ड्यूटीज के लिए। इस तरीके से जो फ्रंट लाइन में काम किया है हेल्थ वर्कर्स ने और डॉक्टर्स ने, वो आपने जो क्वेश्चन पूछा, उससे बहुत फर्क पड़ा है, उनकी लाइफ में फर्क पड़ा है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो जनरल पॉपुलेशन है उससे जो डॉक्टर्स है उनकी लाइफ 5 साल कम होती है, उनकी डेथ जल्दी होती है। ये एक आंकड़ा है जो साइंटिफिक आंकड़ा है। और मेरा ख्याल ये जो कोविड के बाद जो उन्होंने काम किया है, जो टेंशन और जिस तरह का उन्होंने माहौल झेला है, उसमें वो लोगों को और अफेक्ट हुआ है, और ये आपको समझना चाहिए। और आगे आने वाले टाइम में भी डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने काम करने में कभी भी पीठ नहीं दिखाई है, और वो काम कर रहे हैं। और राजेश सूद जी ने हमसे साझा की, इस पूरी लड़ाई में हम तमाम भूमिकाओं की बात कर रहे हैं, पर डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, जिन्हें हम फ्रंटलाइन वर्कर्स कहकर भी संबोधित करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार की भूमिका इस पूरी लड़ाई के संदर्भ में निभाई, उसके प्रति अगर हम आभार ज्ञापित नहीं करते तो हमसे ज्यादा कृतज्ञ कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर 140 करोड़ का देश इस महामारी के दौर में कुछ लाख के नुकसान तक अगर सिमट कर रह गया, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र में कार्यरत इन लोगों का ही था। लेकिन मैं अब कार्यक्रम के आखिर में डॉक्टर MC मिश्रा साहब के पास आना चाहता हूं और मिश्रा साहब से अपने दर्शकों के लिए संदेश की अपेक्षा करता हूं। तीसरी लहर उतार पर है, आने वाला जीवन बड़ा है। इस देश की चिकित्सा जगत का बहुत बड़ा हस्ताक्षर डॉक्टर MC मिश्रा साहब है। क्या परामर्श देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या संदेश देना चाहेंगे मिश्रा साहब? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर हिमांशु। अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है, पहली बात तो सबको ये समझनी है, हम सबको समझनी है, आपको भी, मेरे को भी, सबको, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं। अभी भी 50,000 से ज्यादा संक्रमित आ रहे हैं भारत में, और एक्टिव केसेस की संख्या भी है। अच्छी बात यह है कि उतार पे है, तो हम वही भूल न करें जो हमने 2020 में 21 में की थी। तो एक तो सावधानी अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, जितनी पहले थी। अच्छी बात है कि वायरस ने अपना चरित्र बदल के कम आक्रामक हो गया है और फ्लू लाइक सिम्टम्स कर रहा है और ठीक हो जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे हम सब लोगों को बहुत संतोष भी है कि दूसरे जो हमारे टीके हैं वो प्रभावी हैं, चाहे आंशिक रूप से ही हो, लेकिन प्रभावी हैं। और जिन लोगों ने भी टीकाकरण नहीं कराया है वो अपना टीकाकरण कराएं। जिसने पहली डोज ली है, दूसरी नहीं ली है, वो दूसरी डोज लगवाएं। और अगर जिसको भी बूस्टर डोज का निमंत्रण मिलता है वो बूस्टर डोज भी लगवा लें। तो जो जितना भी हम लोगों के पास उपाय यही है कि हम किया है, इतना सहयोग किया है देशवासियों ने, तो आगे भी इसमें करें। और अपने स्वास्थ्य पे जो डॉक्टर खन्ना साहब कह रहे हैं, बिल्कुल उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि प्रतिदिन व्यायाम, अच्छी खाना जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन खाना, जो हम सात्विक भोजन जिसे कहते हैं, वो अगर आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्वतः बनी रहेगी। तो व्यायाम बहुत आवश्यक है, आपका संतुलित आहार बहुत आवश्यक है, आपके विचार बहुत
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आहार विहार विचार, ये जो हमारे आयुर्वेद की जो परिकल्पना है और जो आयुर्वेदिक विज्ञान में जो कहा गया है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो जीवन में हम संभवतः हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और पड़ेंगे तो उससे निकलने का हमको रास्ता है, मिला हुआ है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर एम सी मिश्रा साहब के माध्यम से हमें मिली। कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो ये तय है कि तीसरी लहर समाप्ति की ओर है, लेकिन इसका अर्थ कोरोना की समाप्ति हरगिज भी नहीं है। इसलिए जो सावधानी और एक संयमित आचरण पिछले 2 साल में हमारे जीवन का हिस्सा बना है, अभी भी उसे बरकरार रखने की जरूरत चारों चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं। आहार विहार और विचार तीनों के संदर्भ में हमें संयम का परिचय देना है, और अगर ये परिचय दिया तो हम जिस जंग को जीतते हुए देख रहे हैं उसे जीत ही लेंगे, ये उम्मीद कर सकते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर निराशा के दौर में उम्मीद जगाता हुआ यही कहता है, इतना भी ना उम्मीद दिले कम नजर न हो, इतना भी ना उम्मीद दिले कम नजर न हो, मुमकिन नहीं कि शाम अलम की सहर न हो। नरेश कुमार शाद ने यह एहसास कराया था कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह का आना तय है। तो कुल मिलाकर कोरोना का जाना और एक नए जीवन का शुरू होना तय है, पर जब नया जीवन शुरू हो तो उसमें आप मौजूद रहें, इसके लिए जितने जरूरी कदम हैं वो आप अपने स्तर पर जरूर उठाएं, ऐसा आग्रह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे करते हैं। और इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।